आज हम लोग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। तो कल हम लोगों ने जो चीज़ें ग्राफ के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को देखा था, और इसके आगे हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से अधिक जॉब क्रिएट किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। और चूँकि ग्राफ के माध्यम से कल मैंने आपको 1973 से 2003 तक बताया था कि क्या रेशियो रही है, और जीडीपी में सबसे अधिक किस सेक्टर का रोल रहा है जीडीपी के ग्रोथ में। तो हम लोग जब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की। जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजेशंस की, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास रूल्स होने चाहिए। यदि हम विदाउट रूल्स, विदाउट प्लान, यहाँ पर प्लान का मतलब रूल्स, विदाउट प्लान या विदाउट रूल्स यदि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि खड़ा करते हैं तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस उसके सामने खड़े होंगे। सबसे पहले तो आज के डेट में जैसे ही आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करोगे तो जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वह हावी होगा। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से आप जब तक परमिशन नहीं लोगे तब तक आप किसी भी खास करके जो फैक्ट्री आदि हैं, फैक्ट्री वगैरह को आप नहीं चला सकते हो जब तक कि आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन न लो। बीचों बीच आपके किसी भी प्रकार के फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वह शहर के बीचों बीच नहीं होनी चाहिए। यह सारी जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद वहाँ पर जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स के लिए क्या फैसिलिटी है, क्या उनके जो पे स्केल्स हैं वह उनके काम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। हम ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ा करेंगे तो हम मैनेजमेंट का काम कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके अंतर्गत बात की जाती है। खास करके हम जब देखते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो एक्टिविटी होती है वह एक सिस्टम की तरह होती है। जिस तरह से एक सिस्टम वर्क करता है, जब हम एक सिस्टमेटिक या सिस्टम अप्रोच के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपके कुछ उसमें आपके हायरार्की बनाई जाती है, या उसमें हम किस तरह से प्रोसेसिंग करेंगे, किस तरह से उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, और जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग फिर किस तरह से, यदि आउटपुट सही है और फिर यदि कोई फीडबैक आता है तो फीडबैक को कैसे हम फीड लूप में लेकर के जाएंगे, फिर उसको हम किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों का ध्यान उसके अंतर्गत रखा जाता है। अब जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो यह जो एक एक्टिविटी सिस्टम डेवलप की जाती है, इसके अंतर्गत जो नॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स होते हैं, जो लॉ होता है, जो उसकी पॉलिसी होती है, उसको पूरी तरीके से उसमें मेंशन किया जाता है। विदाउट नॉर्म्स ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं चलते हैं। जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स के राइट को सिक्योर किया जाता है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। उनके जो राइट्स होते हैं, उनके राइट्स को वहाँ पर हम डोमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, ताकि वह सही तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत रह करके वह काम करें। उन्हें कंट्री के किसी भी इंडस्ट्री के जो भी उनकी पॉलिसियां होती हैं उसके अनुसार उन्हें
सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसियों के अकॉर्डिंग उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है, सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्राइवेट फंड, लीव, मेडिकल फैसिलिटी, LIC, इन सारे जो सारे आपके सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनको भी या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, यह सारे फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रदान किया जाता है उनको। सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत को समझने के लिए जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देखोगे तो किसी परिवार का मुखिया कमा रहा है और बाकी सदस्य उस पर निर्भर हैं। मान लीजिए कि किसी दुर्घटना के कारण वह जो मुखिया है और फैमिली का जो हेड है उसकी डेथ हो जाती है और काम करने में और या वह किसी भी तरह से काम करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, उसके बाद उसके परिवार पर उत्तरजीविका का संकट आ जाएगा। यानी कि उसके बाद जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वह ऑर्गेनाइज सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, अगर घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले 10 लोग हैं, और मान लो संजोगवश जो कमाने वाला व्यक्ति है यदि उसकी डेथ हो जाती है या किसी तरह से वो फिजिकल डिसेबल हो जाता है, तो उसके घर के सामने सबसे पहले रोजगार की समस्या और खाद्यान्न की समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी। उनके घर के सामने जीविका की समस्या खड़ी हो जाएगी कि वह अपने पूरे परिवार का खर्च किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से अपने परिवार की वह रोजी रोटी चलाएंगे, किस तरह से उनके घर के लोग खाएंगे। और यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे बीमा की बात होती है, मेडिकल बेनिफिट्स की बात होती है या प्राइवेट फंड्स की बात होती है, जब हम LIC की बात करते हैं तो LIC में हम छोटे छोटे टर्म्स में कुछ फंड पे करते हैं और वह एक स्कीम होता है 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, इस तरह से उसके कुछ स्कीम्स होते हैं और हर एक एरियाज़ में उसके स्कीम होते हैं। तो उसका मेडिकल के लिए भी होता है कि यदि हम बीमार पड़ गए तो जब हम उसको पे किए रहते हैं तो वह हमें रिफ़ंड करता है। तो यदि अगर कोई इस तरह के दुर्घटना में किसी के ऊपर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो यह जो आपके सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ होती हैं वह उनके परिवार को स्टैंड करने में उनकी हेल्प करती है। जैसे यदि वह क्या हुए, वह मान लो कि फिजिकल डिसेबल हुए तो जो उन्होंने बीमा कराया है उसकी रकम उन्हें वापस मिल जाएगी, तो उसके परिवार को दोबारा अपने ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए एक मौका मिल जाएगा। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कोई भी रूल नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं होता, यहाँ पर कोई भी पॉलिसी नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्या किया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कि नियमों की अवहेलना की जाती है। जिस सेक्टर के अंतर्गत नियमों की अवहेलना की जाए उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने आदि आते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते हैं। जो हम उनके बेसिक राइट्स की बात करते हैं वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स को नहीं दिए जाते। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात कर रहे थे तो क्या है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी भी अवेलेबल कराई जा रही है, सिक्योरिटी भी अवेलेबल कराई जा रही है। जो उनकी पे स्केलिंग होंगी और गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉर्म्स डिसाइड होगा उसके बेस पर उनकी पे स्केलिंग भी होगी, उनके द्वारा उन्हें बीमा की फैसिलिटी भी। यानी कि सिंपल सी बात है
कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी फैसिलिटी दी जाती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत वे सारी फैसिलिटियां नहीं दी जाती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैक्सिमम आते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आपके छोटे शॉप्स या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी बात की जाती है। जिस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पब्लिक के बेसिक जो राइट्स होते हैं उसको फुलफिल किया जाता है, पब्लिक के बेसिक नीड को फुलफिल किया जाता है। वहीं जो हम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक के बेसिक नीड को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इनके बेसिक राइट्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह के लॉ को मेंटेन नहीं किया जाता है, और साथ ही यहाँ पर जो सैलरी होती है, कोई सैलरी यहाँ पर पे स्केल डिसाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर उनको मिनिमम इनको सैलरी दी जाती है। जैसे आप किसी शॉप पर देखोगे तो वह यदि लेबर रखा रहता है तो उसको वह मैक्सिमम मंथली 3000 to 4000 या 3000 to 5000 मैक्सिमम वह पे करता है। लेकिन जब वहीं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करोगे तो वह उसके यहाँ एक नॉर्म्स होता है कि हम जिस नॉर्म्स पे किसी को रिक्रूट कर रहे हैं उसके लेवल पर हम कितना उसको पेमेंट देंगे, उसकी सैलरी हम कितनी देंगे, तो उसके यहाँ पूर्व में निर्धारित होता है। दूसरा, अब यहाँ पर जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट होती है, जो सैलरी होती है, वह कंडीशनल होती है। यहाँ पर आपकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर जो आपकी पेमेंट होती है वह कंडीशनल होती है, वह सिचुएशनल होती है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर जो पेमेंट होती है या जो सैलरी होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, वह कंडीशनल नहीं होती। वह जो आपका पे स्केल है उसके बेस पर वह चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, वह आपको हमेशा मिलेगी। अब जब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं, और दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, इस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक छुट्टी, हेल्थ बेनिफिट, बीमा आदि के बारे में सोच भी नहीं सकते। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि आप लीव लेते हो तो आपकी जितने दिन लीव लोगे आपकी सैलरी काट दी जाएगी। बीमा जो LIC वगैरह होते हैं उसका कोई लोचा नहीं होता है वहाँ पे, तो कोई भी फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है या जो मेडिकल फैसिलिटी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वह प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। यदि आप बीमार पड़ते हो तो खुद से ही आपको वह सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम वहीं पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जिस सेक्टर में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनियां चलाई जाती हैं उसे सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर उसे हम कहते हैं वे कंपनियां, वे कल कारखाने, वह इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से चलाई जाती है, उसे हम पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। और आज़ादी के बाद जब हम भारत में बात करते हैं तो खास करके गवर्नमेंट के हाथों में भी उस समय दो तरह के इंडस्ट्री थे, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी और एक आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती थी वह खास करके प्राइवेट इंडस्ट्री होती थी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती थी वह खास करके क्या होती थी, वह खास करके जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती थी वह खास करके प्राइवेट इंडस्ट्री होती थी। यानी कि लोग एक फैमिली के लोग ही उसको खड़ा करते थे, उस फैमिली के मेंबर ही उसमें वर्कर भी रहते थे और उसमें वह मैनेजर भी रहते थे। यानी कि पूरा जो उसका काम होता था वह एक फैमिली के अंतर्गत ही होता था। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति आकर के काम कर सकता है। उस
काम के लिए उसकी जो एलिजिबिलिटी है वह यदि फुलफिल करता है तो। दूसरी बात कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आज़ादी के पहले हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अधिक थी, जिसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। आज़ादी के पहले हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की संख्या अधिक थी, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसकी संख्या हमारे यहाँ कम थी। आज़ादी के बाद स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। हाँ, अब फ़ायदा यह है यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, हमारे नीड्स के जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें जो हमारे बेसिक से ऊपर के जो हमारे नीड्स हैं, जो एक हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट से के ऊपर जब हम आते हैं, जब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट में आते हैं, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की जो हमारी पूर्ति है प्रोडक्ट्स की वह लार्ज स्केल इंडस्ट्री पूरा करते हैं। अब फ़ायदा यह होता है कि यदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम मैक्सिमम प्रमोट करेंगे तो जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ें परचेज करने के लिए हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहते हैं, या हम कोई फॉरेनर कंपनी को देखते हैं, वह हमें किसी फॉरेनर कंपनी को नहीं देखना पड़ेगा। हम और उस पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वह हमें इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा यदि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपने यहाँ प्रमोट करते हैं। तो बेसिक जो नीड के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो अब खुद ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें बेनिफिट भी होगा, उसको हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और हमारे जितने यूज हैं उसके हम उसको यूज भी कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जब हम लोग पब्लिक सेक्टर में बात करते हैं तो शुरुआती दौर में भारत में बहुत गरीबी थी, फूड गैदरिंग की प्रॉब्लम थी। चाहे हम बात करें खास करके हमारे यहाँ फूड गैदरिंग की जो प्रॉब्लम है, जब से हमारे यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियाँ डेवलप होने लगी या ब्रिटिश जो रूल हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, उस समय से हमारे यहाँ फूड गैदरिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं और फूड गैदरिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ गई और अनकोलोनाइज्ड होते होते हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि हमें फूड के लिए भी किसी अदर कंट्री के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ा। चूँकि हमारे कंट्री के जो बेस, हमारे इकोनॉमी का बेस जो था वह एग्रीकल्चर था और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम को ही उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। वह अपनी मनमानी तरीके से फार्मिंग भी कराने लगे और यदि कभी अकाल पड़ जाते थे, वाटरिंग की फैसिलिटी नहीं थी, कभी अकाल पड़ जाते थे, बारिश नहीं होती थी, तो उन्होंने जो अपना टैक्स, जो उन्होंने अपना लगान डिसाइड कर रखा था, वह लगान भी उन्हें एक किसान को पे करना पड़ता था, जिससे कि क्या होता था कि धीरे धीरे जो फार्मर है लगान या टैक्स देते देते हैं क्या हो जाता था, वह लैंडलेस हो जाता था। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो उसके बाद क्या किया गया कि उस ज़माने में निजी उद्यमियों के पास पूंजी की कमी थी। जो प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट जो इंडस्ट्री के ऑनर्स थे उनके पास भी क्राइसिस ऑफ कैपिटल था, उनके पास भी पूंजी की कमी थी। मूलभूत वस्तुएं जो लोहा हो गया, इस्पात हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, बक्साइट, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट आदि के कारखानों में पूंजी लगाने की स्थिति नहीं थी, यानी कि किसी के पास भी इतनी कैपिटल नहीं थी कि वह इस तरह के इंडस्ट्री को खड़ा कर सके। इसलिए भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर शुरू करने का निर्णय लिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर फ्रीडम यह डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो बात की जाती है उसको स्टार्ट करने की बात की गई। और इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि को उसने यह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यह जो कंपनियां हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धीरे धीरे स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो पब्लिक सेक्टर है
इसकी जो बागडोर होती है या इसकी जो कमान होती है, इसकी जो कंट्रोलिंग होती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। पब्लिक सेक्टर के जो ऑनर होते हैं वह गवर्नमेंट होती है, वह इसको कंट्रोल करने का काम करती है। वहीं जब हम बात प्राइवेट सेक्टर की करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो ऑनर होता है वह इंडिविजुअल पर्सन होता है। जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑनर होता है वह इंडिविजुअल पर्सन होता है। इसमें कहा जाता है कि जिस सेक्टर में निजी लोगों द्वारा कंपनियां चलाई जाती हैं उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। यानी कि यदि किसी विशेष व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भी कंपनी चलाई जाएगी तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और जिस तरह से हम टाटा देखते हैं, इंफोसिस, गोदरेज, मारुति आदि की जो फैक्ट्रियां हैं उन लोगों के द्वारा, जैसे टाटा के द्वारा, बिरला के द्वारा, अंबानी के द्वारा, आनंद महिंद्रा के द्वारा जो कंपनियां चलाई जाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां नहीं हैं। तो एग्ज़ाम के अंतर्गत ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस पूछ सकता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में भी डिफरेंसेस पूछ सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो हाँ, अब हमारे यहाँ रोज़गार को कैसे अधिक से अधिक रोज़गार डेवलप किया जाए। तो रोज़गार डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जब बात करते हैं तो लोगों को क्या करने चाहिए, लोगों को अधिक से अधिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप सोच सकते हो कि जब हम मॉडर्नाइज नहीं थे, जब इंडिया मॉडर्नाइज नहीं था तब हमारे पास रोज़गार की कमी नहीं, यानी कि बिफोर कॉलोनाइजेशन से पहले, ब्रिटिश रूल से पहले हमारे पास रोज़गार की कोई समस्याएं नहीं थी, सभी के नीड्स भी फुलफिल होते थे। उसका रीज़न यह था कि हमने सभी लोगों ने मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया था। सभी लोग छोटे छोटे अपने कंपनियां चला रहे थे, सभी लोग उससे अपने रोज़गार की, अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन कॉलोनाइजेशन के दौरान यह सारे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री हैं यह ठप पड़ गए। अब क्या किया जाने लगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को मॉडर्नाइज किया जाने लगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि उन्होंने क्या कहा था कि इंडियन लोग क्या हैं, यह बारबेरियन हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी को उन्होंने हमारे अंदर डेवलप किया और धीरे धीरे जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गया। अब हमें जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस एरिया में हमें सबसे अधिक, किस प्रोडक्ट की हमें सबसे अधिक ज़रूरत है, जिस पर सबसे अधिक हमारे कंट्री का जो कैपिटल है वह इन्वेस्ट होता है, उसको हम क्या करें कि अपने कंट्री में उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड करने में उसके फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को प्रमोट करें। यदि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह के हम अपने यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी और जितने भी लोग एलिजिबल होंगे वहाँ पर जॉब के लिए वह जा सकते हैं। तो जब हम किसी भी किसी भी हम कल कारखाने को, किसी भी कंपनी को हम यदि स्टार्ट करते हैं, चाहे वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ही क्यों ना बात करें या लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ही हम क्यों ना बात करें, हम यदि उसको डेवलप्ड करते हैं तो हम बड़ी संख्या में लोगों को
रिक्रूट कर सकते हैं और उनको हम रोज़गार दे सकते हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हालांकि अब योजना आयोग के द्वारा, पहले योजना आयोग था यह, अब जाकर के योजना आयोग के जगह पर नीति कमीशन हो गया है। तो योजना आयोग का, जब योजना आयोग था तो उस समय उसने एक रिपोर्ट दिया था कि अकेले शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख नौकरियां पैदा की जा सकती हैं, केवल एजुकेशनल। ये किसी को पता है क्या कि ये बादशाह गेमिंग के नाम से कौन बच्चा है? यह बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ये बादशाह गेमिंग कौन है बच्चा? थोड़ा अपना नाम बताओ बेटा। बादशाह गेमिंग क्या नाम है? इस तरह के नाम सब रखते हैं बार बार इंस्ट्रक्ट किए जाने के बावजूद भी। तो जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि योजना आयोग ने अपनी एक जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें उसने यह दिया था कि 20 लाख नौकरियाँ जो हैं उसको हम लोग केवल और केवल एजुकेशनल एरियाज़ में क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम हर एक स्टेट को क्या करें, हर एक स्टेट को हम यदि या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे इकोनॉमिक फैसिलिटी या कैपिटल के थ्रू हेल्प यदि उनको पहुंचाई जाए, तो वह अपने यहाँ जॉब क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है उसको वह डेवलप कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करके। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा भी कुछ आपके जॉब क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें एक आप देखते हो कि मनरेगा है, जिसमें व्यक्तियों को क्या किया, किसी भी व्यक्ति जो जॉबलेस है उसको 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है और 100 दिन की, साल भर में 100 दिन की उन्हें रोज़गार दी जाती है। इस तरह से और भी प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में चलाए जा रहे हैं। अभी आप देखते हो कि जॉब को क्रिएट करने के लिए या लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें आप जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के स्किल को डेवलप करना चाहते हो, आप वहां पर इनरोल्ड हो करके और आप स्किल्ड हो सकते हो और फिर आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी दिन प्रतिदिन कोशिशें की जा रही है और केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी क्या करनी चाहिए कि हमें इस तरह के चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक जॉब को क्रिएट कर सकें। यदि सरकार रोजगार देने के अपने कर्तव्य में विफल रहती है तो यह लोगों को बेरोजगारी भत्ते देगी। यह भी एक फैसिलिटी, जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस के बेस पर गवर्नमेंट का यह भी गवर्नमेंट के लिए यह भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई है। यदि सरकार रोजगार देने में, यदि जॉब क्रिएट करने में जो गवर्नमेंट है वह सक्सेस नहीं होती है तो जो लोग अनएम्प्लॉय हैं उन्हें वह पैसे देगी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बेरोजगारी भत्ते आज भी हमारे कंट्री में, यदि कोई व्यक्ति 40+ है तो हर एक स्टेट के द्वारा उसे स्टेट के बेस पर अलग अलग पॉलिसियां हैं जिसके बेस पर कि लोगों को बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो हम खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी कोशिशें की जाती हैं जॉब को क्रिएट करने के लिए। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अब जैसे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चला, मेक इन इंडिया के द्वारा लोगों को क्या कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई तो यदि कोई चीज़ें डेवलप की जाती है तो उसमें
अधिक से अधिक लोगों का जॉब क्रिएट किया जा सकता है। हम अपने आप को, अपने कंट्री को स्किल्ड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के एरिया में। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं कि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर्स होते हैं उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। या कैसे किया जा सकता है। इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें जो लेबर होते हैं उनकी सिक्योरिटी हम पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हम कर सकते हैं। आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास राइट आ गए हैं। उस राइट्स के द्वारा हम उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। हालांकि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हम उनके सामने एक अभी देखो आ रहा है हैकर बॉय आ रहा है। ये कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, लेबर अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम उनको उनके सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, लगभग इस चैप्टर में हम लोगों ने सारे बिंदुओं पर, अच्छा एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं कि जो बातें आती हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को, जो हम लोगों ने क्लास 8th में शायद पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वह पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यह देखा था कि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है उसमें जो चार्जेज होते हैं, पब्लिक सेक्टर के द्वारा पब्लिक फैसिलिटी जब प्रोवाइड कराई जाती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस फैसिलिटी को हम डोर टू डोर पहुंचाएं। यानी सबके लिए हम क्या करें, सबके लिए उसको हम पहुंचाएं और उसका जो उस पब्लिक फैसिलिटी का जो टैक्सेस होंगे या उसके जो चार्जेज होंगे वह कम से कम रहें, जिससे कि किसी भी लेवल के या किसी भी क्लास के लोगों के पास उस फैसिलिटी को पहुंचाई जा सके। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो अब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो प्राइवेट सेक्टर का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना होता है। पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है, या गवर्नमेंटेड सेक्टर के द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम लोगों के पास कम दरों में, कम टैक्सेस में या कम रेट पर उनको फैसिलिटी
पहुंचाई जाए और विदाउट बेनिफिट। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की मेन जो एम है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वह अपने आप को मैक्सिमम क्या करना, मैक्सिमम अपने आप को बेनिफिट पहुंचाना उसका मेन पर्पस होता है। लाभ कमाना प्राइवेट कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। निजी क्षेत्र में स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस हम देखते चलेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के पास सबसे अधिक संपत्ति है और सभी सेवाएं प्रदान की जाती है, यानी कि इसके द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उसके पास कैपिटल भी है और ऑनर भी गवर्नमेंट होती है। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जो कैपिटल है, जो ऑनरशिप है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस है, वह एक निजी, एक प्राइवेट पर्सन के या एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका एक डिफरेंसेस क्या हो गया कि जब हम दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंसेस में बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑनरशिप होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और जब निजी सेक्टर की हम प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑनरशिप होता है वह किसके पास होता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास होता है। थर्ड जब हम देखते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि उनका मकसद अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है, अधिक से अधिक बेनिफिट कमाना होता है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, उसका मेन पर्पज़ होता है कि हम मैक्सिमम लोगों के पास मैक्सिमम फैसिलिटी पहुंचाएं। दोनों के बीच में यह भी होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का पर्पज़ मुनाफा कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर के कंपनियां होती हैं, उनका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि लोगों के पास सही तरीके से सही समय पर फैसिलिटी को या बेनिफिट्स को उनके पास पहुंचाना भी उनका पर्पज़ होता है। सरकार करों और अन्य तरीकों से धन जुटाती है ताकि इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर पूरा खर्च किया जा सके, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कस्टमर से ही मैक्सिमम वह प्रॉपर्टी कलेक्ट करती हैं ताकि वह अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो दोनों में यह भी एक डिफरेंसेस है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं लेकिन अब एक चीज़ें और कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के जो काम होते हैं वह तब तक आगे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, तब तक उसको प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब सरकार उसे परमिशन न दे। यदि गवर्नमेंट उसे परमिशन नहीं करती है तो उसके प्राइवेट सेक्टर को इनवैलिड करके और क्या किया जा सकता है, इनवैलिड करके और उसे बंद कराया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह सारी चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत इन सारे बिंदुओं को आप लोग ध्यान से देखेंगे, और यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पुट अप कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको प्रॉपर उसके आंसर दिए जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों का इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट चैप्टर क्या है, किसी ने सिलेबस देखा है? श्रुति,
व्यक्ति की आवाज़ नहीं आ रही है। श्रुति बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। तो पहले हम लोग जो इंडियन नेशनलिज्म है उसको एक लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर लें। हाँ, और उसके बाद हम लोग फिर मनी एंड क्रेडिट पर बात करेंगे, ठीक है। तो और आप लोगों के तरफ से कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप उसको पुटअप कर सकते हैं।